नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज सीटीएट ईवीएस के प्रश्न हैं जो कि पक्षियों पर आधारित हैं। कौन से पक्षी का घोंसला कहाँ होता है, कौन से पक्षी की क्या विशेषता होती है, ये प्रश्न आपको एक नंबर का ज़रूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसमें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप पूरा समझ पाएंगे। और ये प्रश्न ज़रूर आते हैं, इनको गलत नहीं करना है, फ्री के नंबर हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। किस प्रकार के पक्षी की चोंच? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। कौन सी चोंच होती है? वो चोंच, पक्षी की चोंच होती है, वो मीट को काटने और खाने के काम आती है। तिकोनी होती है, सीधी और पतली होती है, हुक जैसी चोंच होती है, लंबी पतली सुई जैसी चोंच होती है। इसमें से आपको बताना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चील, बाज, गिद्ध होते हैं, उनकी चोंच ऐसे झुकावदार होती है, इस प्रकार उनकी चोंच होती है। दोस्तों, तो उनकी कैसी होती है? एक हुकनुमा चोंच होती है उनकी। चील, बाज, गिद्ध होते हैं, कौवा होता है, तो हुक जैसी चोंच होती है। दोस्तों, वो चोंच पक्षियों की मीट को काटने और खाने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सॉरी, पक्षियों की एक स्पीशीज यानी कि प्रजाति ऐसी है जिनका नर पक्षी सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से वह चुनती है जो उससे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीशीज का नाम है, यानी कि एक ऐसा पक्षी है जिसकी मादा पक्षी है, वो चुनती है कि कौन सा घोंसला अच्छा है और उसी में अंडे देगी। और नर पक्षी होता है दोस्तों, उसका काम होता है घोंसले को बनाना। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा पक्षी है? दोस्तों, इसकी अगर बात करें तो ये बीवर पक्षी होता है। एक बीवर पक्षी होता है वो। दोस्तों, उसकी जो मादा होती है वो देखती है कि हमारे राजा ने हमारे लिए कौन सा घर बनाया है, हम उसी में अंडे देंगे, हमें जो अच्छा लगेगा उसमें। और लेकिन जो नर होता है वो दोस्तों, उसका ये काम होता है कि वो घोंसले बनाता है 4-5, उसमें से वो जो मादा होती है वो पसंद करती है, उसमें अंडे देती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है? दोस्तों, कबूतर है या तोता है, उल्लू है या मैना है? दोस्तों, इनमें बात करें इसकी मैना की, तो दोस्तों मैना क्या है? मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे बढ़ाती है। झटके से गर्दन को आगे बढ़ाती है, ऐसे गर्दन बढ़ाती है। और उल्लू की बात करें तो उल्लू होता है दोस्तों, उल्लू अपनी 2 से 70 डिग्री तक, 360 बताते हैं, लेकिन किसी की भी गर्दन ऐसे 270 तक ही घूम सकती है, 360 किसी की भी नहीं घूम सकती। तो दोस्तों, उल्लू होता है, उल्लू होता है, ये रातचर प्राणी होता है। इसे सिर्फ काला और सफ़ेद दिखता है, इसे रंगीन नहीं दिखता है। जो प्राणी रातचर होते हैं उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है, और ये 2 से 70 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है, कौन सा है? ये आपको बताना है। अभी आपको बताया था कि मैना, तू मेरी मैना है, ये अपनी गर्दन को ऐसे आगे झटके से बढ़ाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 पक्षियों का वह समूह
जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पर्श देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे यही पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेता है। वह कौन सा है? दोस्तों, बाज, कौवा, कबूतर। दोस्तों, अगर बात करें बाज की, कबूतर की और कौवा की, दोस्तों बाज भी अच्छा होता है देखने में और कबूतर भी अच्छा होता है, लेकिन कौवा इतना अच्छा नहीं देख पाता है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला वाला। अब बात करें कबूतर और तोता चील की। दोस्तों, कौवे से कबूतर है, ये कौवे से कुछ कम देख पाता, ज़्यादा देख लेता है, और चील, लेकिन तोता नहीं देख पाता है। तो आपका ये ऑप्शन तोता वाला गलत हो गया। कौवा, चील, बुलबुल। और दोस्तों, कौवे की बात करें, कौवे को दिखता है, चील को दिखता है, लेकिन बुलबुल हमारी तुलना में 4 गुना अधिक नहीं देख पाती है। तो आपका कौन सा बचा? बाज, चील, गिद्ध। ये हम लोगों से 4 गुना अधिक देख लेती हैं। चार गुना ज़्यादा देखते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। मैं हिंदुस्तानी निहाल आपके साथ बना रहूँगा। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो हमारे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है, उसमें अंडे देती है। ये पहला वाला ही क्वेश्चन है कि बया या बीबर, क्या बोलते हैं इसे? बया भी बोलते हैं और दोस्तों बीबर भी बोलते हैं। इसका घोंसला कैसा होता है दोस्तों? ऐसा लैंटर्न नुमा होता है। यहाँ पर एक ऐसा लगा होता है, ये डंडी में जो टहनी होती हैं पेड़ की उसमें चिपका रहता है, और यहाँ पर ऐसे छेद होता है, ये इसमें घुस के यहाँ पर एक बैठने की व्यवस्था होती है, उस पर दोस्तों ये अंडे देती है मादा पक्षी। तो ये आपकी बया है, बीबर है, ये समय नहीं लगाएंगे ज़्यादा। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने होती हैं। दोस्तों, उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी सामने की तरह होती हैं? चील की बात करें तो चील की इधर उधर होती हैं, बाज की इधर उधर होती हैं, गिद्ध की इधर। चील, बाज, गिद्ध। दोस्तों, इन तीनों की बात करें, ये तीनों हम लोगों से 4 गुना अधिक देख लेते हैं। अगर उल्लू की बात करें तो दोस्तों, उल्लू 2 से 70 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा लेता है, पीछे तक काफ़ी हद तक घुमा लेता है, सबसे ज़्यादा यही घुमा लेता है, और ये रात्रिचर होता है। और उल्लू की आंखें होती हैं वो हम लोगों की तरह सामने होती हैं। बचपन में पढ़ा था कि उल्लू की आंखें गोल मटोल, एक खेत में घुस गया, क्या था पता नहीं, याद नहीं रहा, ये वही क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से वह कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया? ऐसा दोस्तों कौन सा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया है, ये आपको बताना है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा पक्षी, इसका जो है ये छोटी जलरंग स्टिंट होती है, ये हमारी कहाँ से आई? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। दोस्तों, ये तरह तरह से क्वेश्चन चेंज किए जाते हैं, लैंग्वेज चेंज की जाती है। अभी हमने आपको बताया था कि जो बीबर पक्षी होता है वो दोस्तों अपना घोंसला लटकता हुआ बनाता है लैंटर्न की तरह, और दोस्तों इसमें मादा पक्षी अंडे देती है और बीबर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा इसका चयन करती है। तो दोस्तों, ये जो लटकने वाला घोंसला है वो कौन सा है आपका? तो दोस्तों, ये सूर्य पक्षी भी बोला जाता है, शक्करखोरा बोला जाता है। आपका 10 का ए ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। क्रोकोडाइल आर मेनली किल्ड बाई पॉस्चर्स, सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। दोस्तों, जो मगरमच्छ है
उनका जो शिकार किया जाता है, शिकारी करते हैं, वो उनका शिकार किस अंग की तस्करी करने के लिए करते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, मगरमच्छ होता है, उसकी जो त्वचा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसकी दवाइयाँ बनती हैं और भी कार्य में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, इसकी त्वचा होती है, उसके लिए उसे मारा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 या बी सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद करके छिपे कीड़े को खाता है। दोस्तों, ये पेड़ के तने में छेद करके कीड़े को खाता है और जो तना होता है उसी में छेद करके दोस्तों अपने बच्चों को पालता है, उसी में रहता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है, ये आपको बताना है। दोस्तों, कठफोड़वा एक चिड़िया होती है, वो दोस्तों जो तना होता है पेड़ का उसमें छेद करके अंडे देती है, उसी में रहती है, उसी के छिपे हुए कीड़ों को खाती है। और दोस्तों, अगर दर्जन चिड़िया की बात करें, दर्जन चिड़िया के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दोस्तों दर्जन चिड़िया होती है वो पत्ते को आपस में सी लेती है, पत्ते को आपस में सी लेती है दोस्तों, और एक झोली नुमा बना लेती है, उसी में अपने अंडे देती है। इसे दोस्तों दर्जन चिड़िया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी चोंच से पत्तों को सिलना आता है। और दोस्तों, मैना की बात करें तो मैना के बारे में आपको बताया था, ये झटके से अपनी गर्दन को आगे बढ़ाती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे बढ़ाती है। ये मैना के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट था। और कठफोड़वा क्या होता है, पक्षी पेड़ के तने में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ करता है। गिद्ध, चील, कौवा, मैना। दोस्तों, कौवा भी खाता है, चील भी खाता है, मैना नहीं खाती है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें गिद्ध की तो दोस्तों गिद्ध होता है वो सबसे ज़्यादा मरे हुए जानवरों को खाना पसंद करता है। और दोस्तों, जो गिद्ध, चील, बाज हैं अपने यहाँ से गायब हो रहे हैं, इसका कारण क्या है ये आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बोरो चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। दोस्तों, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। इनसे एक एक क्वेश्चन को एक एक नंबर, दो दो नंबर दिला के जाते हैं। ये एक क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिया जाता है, कहीं आपके ईबीएस में पूछ लिया गया, कहीं पेडागोजी में पूछ लिया गया, तो इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें पूरा करना है। बोरो चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, आपके असम में पाई जाती है। असम के बारे में बहुत ही पॉइंट आते हैं, असम है, तमिलनाडु है, केरल है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट आते हैं। इन्हें यहाँ से एक भी क्वेश्चन हो उसे नहीं छोड़ेंगे, तो असम को याद रखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है। दोस्तों, 3 राज्यों का समूह, समुद्र तट से लगने वाले समूह, और केरल के निकटवर्ती समूह, तमिलनाडु के निकटवर्ती समूह, कर्नाटक के निकटवर्ती समूह, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को छोड़े नहीं, इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझें। दोस्तों, 15 नंबर है आपका, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वह कौन सा है। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, आपका एक हो गया उड़ीसा, आपका उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। ये दोस्तों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, इनके तीनों राज्यों से बंगाल की खाड़ी लगी हुई है। दोस्तों, अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो दोस्तों आपकी 2 वेट लिफ्टर थी। दोस्तों, आपकी जो वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने अभी तक वेट लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। तो दोस्तों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी से ये किनारे पर हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही लंबा है, इसे देखेंगे। एक ईबीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईबीएस के ज्ञान का मूल्यांकन कर रहे हैं तो निम्न में से कौन सी पद्धति सही है, ये आपको बताना है। अगर एक ईबीएस का विद्यार्थी है, एक ईबीएस का शिक्षक है, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है तो कौन सी पद्धति सही होगी। तो दोस्तों, मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हों, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हों, परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वमान्य टेस्ट,
शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थी, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हों। दोस्तों अब इनमें बात करें, ये आप डी ऑप्शन देखें तो दोस्तों डी ऑप्शन में एक साफ साफ है कि शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उस विद्यार्थी की, उसकी प्रशिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हों। दोस्तों वो मूल्यांकन ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा जो दोस्तों शिक्षक द्वारा बनाया गया हो और जो उसका विद्यार्थी है उसकी शिक्षण प्रणाली तथा उसके स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, उसके अनुकूल होना चाहिए, वो आपका मूल्यांकन ज़्यादा प्रभावी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईबीएस की प्रकृति है, एकीकृत है, अनुशासिक है, अंतर संबंधित है, स्तर स्थैतिक। ईबीएस की प्रकृति कैसी होती है? ईबीएस की प्रकृति एकीकृत होती है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। कक्षा 3 की बात हो रही है, उसमें विद्यार्थी कितना बड़ा होगा ये आप अपने आप से समझते हुए चलें, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कक्षा 3 में हमारे भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थी से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। अपने साथियों में साझा करने की उन्होंने क्या खाया, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करने, संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा, साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। दोस्तों इसमें अपने साथियों से साझा करना कि उन्हें क्या खाया, दोस्तों ये कोई भी इसका पॉइंट नहीं निकलेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर हम किसी के बारे में जानेंगे उसने क्या खाया तो हमें कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, दोस्तों संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि कक्षा 5 के बाद जब बालक 6 में आ जाता है तब उसे इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने को मिलता है। ये हो जाएगा आपका साइंस का, यानी कि विज्ञान का हो जाएगा। साझा करना कि खाना सामान्य है, ये भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर दोस्तों इसमें बात करें भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, दोस्तों कक्षा 3 में भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? यहाँ पर ईबीएस की कक्षा है और कक्षा 3 का विद्यार्थी है, उसे ईबीएस पढ़ाया जा रहा है, तो भोजन की विविधता, विविध प्रकार के भोजन, ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है कि तमिलनाडु में क्या खाया जाता है, केरल में क्या खाया जाता है, आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं कि जब हम ट्रेन से जा रहे थे, एक स्टेशन पे उतरे, वहाँ पर हमें नींबू चावल मिले, तो वो कौन सी जगह थी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत समझते हुए करना है कि क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 19 पर। गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसा कैसे निकालती हैं, इस विधि को कहा जाता है। दोस्तों गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसा कैसे निकालती, इस विधि को कहा जाता है। छानना कहा जाता है, हाथ से चुनना कहा जाता है, निष्पावन या फटकना कहा जाता है, थ्रेसिंग या गहना कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा सही है। दोस्तों जब हमारे घर में जो हमारी माँ होती हैं, वो दोस्तों अनाज से भूसा अलग निकालती हैं, तो वो फटकना कहा जाता है। और दोस्तों थ्रेसिंग क्या होती है, गहना क्या होता है, जब खेतों में अनाज को भूसे से अलग किया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तब दोस्तों ये थ्रेसिंग कहलाती है। और ये यहाँ पर क्या होता है, ये देखना साधारण, महिलाएं अनाज में से भूसा कैसे निकालती हैं, तो ये निष्पावन या फटकना कहलाता है। और छानना किसे कहते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, चाय छानते होंगे, हाथ से चुनना यानी कि अलग अलग बीने। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप को अपने विद्यार्थी में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? नृत्य करना, बागवानी करना, वाचना करना या गायन करना। दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन है, उसमें एक शिक्षिका है, वो कौन से क्रियाकलाप को अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने में उपयोग कर सकती है?
उसमें दोस्तों प्रक्रिया कौशल विकसित करनी है। तो आपको बताना है नृत्य करना है या बागवानी करना या वाचन करना या गायन करना। दोस्तों इसका सीधा सा आंसर होगा बागवानी करना। बागवानी करके वो दोस्तों अपने छात्रों में कौशल विकसित करेगी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन थे, ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक से। तो दोस्तों 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको समझाया भी। एक क्वेश्चन को 1 मिनट लिया, आपको समझाते हुए किया, बताया सब कुछ। तो दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।